हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से अमित बैनर्जी आपका स्वागत करता हूं विजन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स और सर्कुलर फ्लो डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो आपने एक बार रिवाइज़ किया होगा और रिवाइज़ किया होगा। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जल्दी ही उन्हें सॉल्व करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स भेजते रहिए। चलो फिलहाल बच्चों, मैं आज का टॉपिक आपको आगे पढ़ाऊं। हमने पिछले कुछ क्लासेस में, पिछले कुछ टॉपिक्स में बार बार यूज़ किया है दो वर्ड, पहला फैक्टर इनकम और दूसरा ट्रांसफ़र इनकम। तो मैं आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले ये दो टॉपिक एक बार आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बच्चों, मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ फैक्टर इनकम और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र इनकम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बताया है कि फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट के बारे में पिछली क्लास में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर पेमेंट क्या थी? जो हमें फैक्टर सर्विसेज के बदले में दी जाती थी। अच्छा, अब अगर दो सेक्टर है, एक सेक्टर पे कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक सेक्टर की इनकम हो रही होगी, या एक सेक्टर की एक्सपेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है तो दूसरे सेक्टर की इनकम हो रही होगी। तो मैं फिर से आपसे यही टॉपिक बोलना चाहूँगा कि फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? हमने इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट फैक्टर इनकम, दूसरा पार्ट ट्रांसफर इनकम। तो बच्चों, फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हमने पहले भी पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में आया था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे बच्चे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बताता हूं, इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, rendering their productive services in the production process is known as factor income. तो factor income क्या है? Factor income earned by factor of production by rendering their productive services in production process is known as factor income. पहली बात। दूसरी बात, it is bilateral. बायलेटरल माने क्या होता है? टू साइडेड। बायलेटरल माने क्या होता है? टू साइडेड। इट इज बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब क्या है? मैं आज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके बदले में मैं चार्ज कर रहा हूं फीस। मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके बदले में चार्ज कर रहा हूं सैलरी। मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और बदले में चार्ज कर रहा हूं वेजेस। और जो मेरा एम्प्लॉयर है वो मुझे सैलरी पे कर रहा है और बदले में मेरी सर्विसेज अवेल कर रहा है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई चैरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है। या क्या है? ये बायलेटरल है। बायलेटरल मतलब मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और चार्ज कर रहा हूं सैलरी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज बायलेटरल प्रोसेस। दिस इज व्हाट? बायलेटरल प्रोसेस। फिर इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बच्चों, हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि नेशनल इनकम चैप्टर में इंक्लूड होने वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं और एक्सक्लूड होने वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं। और बच्चों, जैसे जैसे ये हमारा लेक्चर आगे की ओर बढ़ेगा हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन ये बेसिक थिंग्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो क्या हो गया? इट इज बायलेटरल, टू साइडेड कॉन्सेप्ट। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट contribute something in the flow of goods and services, contributes
something in the flow of goods and services. For example, rent, interest, wages and profit. हमने ये पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि रेंट इज फॉर लैंड, इंटरेस्ट इज फॉर कैपिटल, wages is for labor and profit is for enterprise. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको फैक्टर इनकम समझ में आ गया है और ना समझने वाली कोई बात नहीं है। हमें जो बायलैटरल प्रोसेस होता है अपनी सर्विसेज के बदले में जो चार्ज करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज फैक्टर इनकम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर इनकम। बच्चों मैंने अभी आपको फैक्टर इनकम समझाया तो मैंने एक चीज बताया, दिस इज बायलैटरल प्रोसेस। बायलैटरल प्रोसेस मतलब दिस इज नॉट एज अ गिफ्ट, एज अ चैरिटी। कोई दान नहीं है, कोई दान नहीं है या कोई गिफ्ट नहीं है। हम दोस्त की शादी में जा रहे हैं, जाके गिफ्ट दे रहे हैं, बदले में हम उससे ये कभी नहीं बोलते हैं कि भाई तू खिलाएगा अच्छा तभी मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कहते हैं क्या ऐसा? नहीं कहते। गिफ्ट देते हैं, तू खिला अच्छा या ना खिला अच्छा, मैंने गिफ्ट तो तुझको दे दिया। ठीक है, या आप अगर कहीं मंदिर में जाते हो और जाके भगवान से कहते हो क्या कि भगवान आपको जो है क्या कहते हैं, अगर मेरे को 100 में 100 मार्क्स मिलेगा तभी पूजा करूंगा और 100 में 100 नहीं मिलेगा तो पूजा नहीं करूंगा। एक्चुअली ऐसा करते हैं हम लोग। फिर भी हम लोग मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं और वो चढ़ावा चढ़ा देते, भगवान हमें क्या देंगे क्या नहीं देंगे ये बात की बात है, पर हमने चढ़ावा चढ़ा दिया। तो ये क्या है बच्चे? ये बायलैटरल प्रोसेस नहीं है, ये बायलैटरल प्रोसेस नहीं है। ये क्या है? ये चैरिटी है। ये क्या है? ये गिफ्ट है। तो मैं आपको ट्रांसफर इनकम पे वापस लेके आता हूं। और ट्रांसफर इनकम क्या है समझना। ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की और बिना सर्विस प्रोवाइड किए मुझे इनकम मिल रही, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसफर इनकम। और मैंने सर्विस प्रोवाइड की और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मुझे सैलरी मिल रही है तो वो कहलाएगा फैक्टर इनकम। क्लियर? वेरी गुड। तो इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। और बच्चों जैसा कि मैंने बोला कि मेरे कुछ किए बिना मुझे पैसा मिल रहा है, एक्चुअली मुझे नहीं मिल रहा लेकिन कुछ किए बिना पैसा मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? यूनिलैटरल। क्या कहलाता है? इट इज यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट, यानी दिस इज वन साइडेड कॉन्सेप्ट। दिस इज व्हाट? दिस इज वन साइडेड कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद इट इज नॉट इंक्लूडेड। ध्यान रखना, ट्रांसफर इनकम अगर आपको क्वेश्चन में मिल रहा है तो ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। याद रखना, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज it does not contribute anything in the flow of goods and services। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। अब बच्चों जैसा कि एग्जाम्पल वैसे दिख ही रहा है आपको नीचे, लेकिन मैं अगर फिर भी आपसे पूछूं कि क्या ट्रांसफर इनकम के कुछ एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहला क्या आएगा? ओल्ड एज पेंशन। क्या आएगा? ओल्ड एज पेंशन। जो ओल्ड एज पर्सन को पेंशन दी जाती है, या स्कॉलरशिप। अब आप बोलो कि सर मैंने मेहनत तो बहुत ज़बरदस्त की थी और ज़बरदस्त मेहनत के बदले में स्कॉलरशिप मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये स्कॉलरशिप क्या है? ये स्कॉलरशिप मेहनत है, वो मेहनत आपके खुद के लिए है, वो मेहनत आपके खुद के लिए है, आपने अपने एम्प्लॉयर के लिए मेहनत नहीं की थी। ठीक है, तो दिस इज यूनिलैटरल प्रोसेस, स्कॉलरशिप। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो बेरोजगार हैं उन्हें गवर्नमेंट एक अलाउंस देती है, दैट इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये भी क्या है? यूनिलैटरल है। घर पे बैठा हुआ है तू, तुझे नौकरी नहीं मिल रही, सरकार तुझे पैसा दे रहा है कि चल कुछ खर्चा चला। ठीक है, तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस।
ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ट्रांसफर इनकम भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ट्रांसफर इनकम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट? करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। ट्रांसफर इनकम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट? करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो बच्चों करंट ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर्स मेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द पेयर and added to the income of the recipient for consumption expenditure are called transfer income। देखो इसमें दो लोग हैं, एक है पेयर, जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉयर रहा होगा वही पेयर है। एक है रिसिपेंट। तो रिसिप कौन कर रहा है? रिसीव कर रहा है जो उसका एम्प्लॉय रहा होगा, वो रिसीव कर रहा है। तो क्या हुआ? ट्रांसफर मेड फ्रॉम इनकम ऑफ पेयर एंड एडेड टू द इनकम ऑफ रिसिपेंट हु रिसीव। और ये क्यों उसकी इनकम में ऐड हो रहा है? ये क्यों ट्रांसफर हो रहा है? फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या है? ये आपका करंट ट्रांसफर है। क्या है? तीन चीजें ध्यान रखना, फ्रॉम पेयर टू रिसीवर फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज करंट ट्रांसफर। ठीक है, ये बच्चों क्या है? रेकरिंग रेगुलर नेचर का है। रेकरिंग नेचर मतलब क्या है? अब प्लीज यार कॉमर्स के बच्चे होकर के रेकरिंग और नॉन रेकरिंग तो मत पूछना। रेकरिंग यानी कि जो रेगुलर हो रहा है, हर महीने हो रहा है, तो रेकरिंग नेचर का है। तो एग्जाम्पल क्या है? स्कॉलरशिप, गिफ्ट, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन मतलब ओल्ड मंथली आप पेंशन पे कर रहे हो, गिफ्ट एक रेगुलर टाइम पीरियड पे गिफ्ट मिलता रहता है या देते रहते हैं हम लोग, वो टाइम पीरियड आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। गिफ्ट मिलता रहता है और स्कॉलरशिप एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे ये स्कॉलरशिप भी आपको मिलती रहती है। तो ध्यान देना बच्चों क्या कि जो ट्रांसफर है ये दो तरह का होता है, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर मैंने बोला ट्रांसफर मेड फ्रॉम इनकम ऑफ पेयर। यार अगर मैं चैरिटी करूंगा तो अपनी इनकम से ही तो करूंगा ना। मैं अगर चैरिटी करूंगा या मैं अगर किसी को गिफ्ट दूंगा तो अपनी इनकम से ही दूंगा, तो कहने वाली बात नहीं है। तो आपको याद ही रहेगा कि ट्रांसफर मेड फ्रॉम इनकम ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द इनकम ऑफ रिसिपेंट हु रिसीव फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं उसको अगर ये पैसा दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं? कि ताकि भाई अपने खर्चे चला सके तू। ठीक है, इनकम ऑफ रिसिपेंट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड करंट ट्रांसफर। इट इज रेकरिंग नेचर, फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, गिफ्ट, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या टॉपिक है? कैपिटल ट्रांसफर। देखो कैपिटल शब्द जुड़ गया तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बत्ती पहले ही जल गई होगी कि सर कैपिटल मतलब ये रेकरिंग नेचर का तो नहीं होगा। कैपिटल मतलब ये रेकरिंग नेचर का तो नहीं होगा। तो ये रेकरिंग नेचर का नहीं होगा तो ये क्या होगा बेटा? ये एक लंबे समय पे कभी कदार होने वाला खर्चा होगा, है ना? कैसे? तो ध्यान देना, कैपिटल ट्रांसफर क्या है? तो कैपिटल ट्रांसफर की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? डिफाइंड ट्रांसफर इन कैश एंड इन काइंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेसिपेंट made out of the wealth or saving of the donor. It is non-recurring या irregular nature. मैं आपको कैपिटल ट्रांसफर का एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसा कि मैंने लिखा भी है, वॉर डैमेज। तो वॉर डैमेज ले लो या कोई भी ऐसा डैमेज, नेचुरल रीजन हो या नेचुरल रीजन ना हो, अगर कोई भी डैमेज होता है, मान लो एक बाढ़ के कारण कोई पुल बह गई या बाढ़ के कारण कोई पूरा का पूरा शहर खराब हो गया, भूकंप के कारण पूरा का पूरा शहर खराब हो गया, ठीक है, युद्ध के कारण पूरा का पूरा देश खराब हो गया, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, उसको या वहां के लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ फंड
डोनेट करती है, रिलीज करती है, कुछ फंड डोनेट या रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपसे बताऊं कि ये कोरोना टाइम पीरियड में, कोविड-19 टाइम पीरियड में आपने देखा होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार फंड रिलीज किया है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो ये कोविड हर महीने होता रहता था क्या? पहली बार हुआ ना बहुत लंबे टाइम पीरियड में। या ये जो फ्लड हो रहा है, जो बाढ़ आ रही है, क्या हर महीने बाढ़ आती है क्या? हर महीने बाढ़ तो नहीं आती है, बाढ़ साल 2 साल 10 साल में 20 साल में कभी बाढ़ आती है। या भूकंप आता है तो हर दूसरे दिन भूकंप आ रहा है क्या? नहीं, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड पे या टाइम इंटरवल पर ये प्रॉब्लम होती है। तो और इसको क्या करते हैं, वहां के लोगों को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डोनेट करती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है। और ये डोनेशन या ये हेल्प क्या कहलाती है? कैपिटल ट्रांसफर। क्या कहलाती है? कैपिटल ट्रांसफर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कैपिटल ट्रांसफर भी समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कैपिटल गेन टैक्स, इन्वेस्टमेंट ग्रांट एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको कैपिटल ट्रांसफर भी समझ में आ गया है और आपको कैपिटल ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर दोनों समझ में आ गया और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां से हम लोग कुछ टॉपिक और एडवांस स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 2 सेक्टर मॉडल। बच्चों ये बताना, मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था 2 सेक्टर में कौन कौन होते हैं। वैसे तो 2 सेक्टर में आपको याद है कौन कौन होते हैं? नहीं याद है तो मैं दोबारा याद करवा दे रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि आप पढ़ते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए, प्रॉब्लम डिस्कस करिए और कोशिश कीजिए कि जो फैसिलिटी आपको मिल रही है ऑनलाइन क्लास के थ्रू, हमारे YouTube चैनल के थ्रू, उसको अवेल कीजिए और अपना बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन परसेंटेज, बेहतरीन मार्क्स लाइए। साथ ही साथ पढ़ते रहिए। चलिए, जाहिर सी बात है बिना पढ़े तो मार्क्स आने नहीं है। 2 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन होता है बच्चों? 2 सेक्टर मॉडल में एक बनाने वाला और एक खाने वाला, यानी एक प्रोड्यूसर और एक हाउस होल्ड। कौन होता है? एक होता है प्रोड्यूसर और एक हाउस होल्ड। 2 सेक्टर। ठीक है, अभी मैंने आगे भी इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दे रहा हूं फिर से कि 2 सेक्टर मॉडल मतलब एक प्रोड्यूसर सेक्टर और एक हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, चलो तो अब इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो एक बात ध्यान रखना, कुछ अजम्पशंस है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल इकोनॉमी भी कहते हैं। ओनली 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला क्या बोला, क्या अजम्पशन है? फर्स्ट अजम्पशन, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स। तो जब हम लोग 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है सेक्टर 2 ही होंगे। पहला होगा हाउस होल्ड, दूसरा होगा प्रोड्यूसर। पहला कौन है? दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म। फर्म ही प्रोड्यूसर है हमारा। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म। फिर दूसरा अजम्पशन क्या है? हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विस टू द फर्म। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को। मेरे भाई फैक्टर सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि ही इज द ओनर ऑफ फैक्टर, ही इज द ओनर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो ओनर है तो वो क्या कर रहा है? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फिर फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। यार अगर 2 लोग हैं, एक सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा सर्विसेज अवेल करेगा। अगर 2 सेक्टर हैं, सिर्फ 2 लोग हैं इकोनॉमी में और एक अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा सर्विसेज अवेल कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पे क्या है? हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म एंड फर्म हायर। ठीक है, एक क्या कर रहा है? एक सप्लाई कर रहा है, एक हायर कर रहा है। और सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं,
और सिर्फ दो सेक्टर्स है, देयर आर ओनली टू सेक्टर, वन सेक्टर सप्लाईज सर्विसेज टू फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं कि सर फैक्टर सर्विसेज क्या होता है। फिर अगला, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम। बच्चों समझना एक बात फिर से, ये जो एंटायर इनकम है ना, इस शब्द का इस्तेमाल हमने क्यों किया ये मैं आपको अपने अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, ये हम आपको अपने अगले लेक्चर में समझाएंगे। तो हाउस होल्ड स्पेंड्स देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। हाउस होल्ड को क्या करना चाहिए, यानी कि जो पैसा कमाया ना वो पैसा बचना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। यानी अगर मंथ एंड में आपने 10,000 अर्न किया है तो वो 10,000 पूरा खर्च हो जाना चाहिए, उसमें कोई पैसा बचना नहीं चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। फिर नेक्स्ट, फर्म सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड टू द हाउस होल्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट, देयर इज नो गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। तो मेरे भाई जब मॉडल 4 होते हैं, 2 सेक्टर, 3 में गवर्नमेंट आ जाएगा, 4 में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, 2 लोग हैं, एक खाने वाला, एक बनाने वाला और एक खाने वाला। ठीक है, तो तीसरा कोई नहीं होगा। तो तीसरा कौन है, तीसरा गवर्नमेंट है ना। तीसरा कौन है, तीसरा गवर्नमेंट है, यानी भाई सरकार नहीं है, सरकार नहीं है उस सेक्टर में, नहीं होनी चाहिए उस सेक्टर में, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कोई दूसरा देश भी नहीं होना चाहिए आपके साथ बिजनेस में, आपकी इकोनॉमी में। तो मेरे बच्चों ये अजम्पशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार याद रखना। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, मैंने कहा कुछ अजम्पशन। पहला अजम्पशन क्या है, 2 सेक्टर। बस कुछ की वर्ड्स पकड़ो, सेंटेंस अपने आप तैयार होता है। कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखना है, कुछ कीवर्ड्स आपको समझना है, और उसके बाद सेंटेंस क्या होगा अपने आप बना लोगे। मैं जानता हूं मेरे बच्चे इतने समझदार हैं। ठीक है, गुड। तो देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी। 2 सेक्टर होने चाहिए, पहला हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। दूसरा क्या है, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसको, फर्म को। यानी हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड और फर्म है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और फर्म क्या करेगा, उन सर्विसेज को हायर करेगा। फर्म क्या करेगा, उन सर्विसेज को हायर करेगा। फिर हाउस होल्ड स्पेंड्स एंटायर इनकम। मैंने कहा कि बच्चों ध्यान रखना, हाउस होल्ड जितना कमा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उतना पूरा पैसा खर्च होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि हाउस होल्ड कमा कितना रहा है। ठीक है, कमा कितना रहा है ये वो खुद जाने, लेकिन बस हम इतना जानते हैं एक कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते, क्या कि उसका पूरा पैसा खर्च होना चाहिए 2 सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्म सेल ऑल दैट प्रोड्यूस्ड टू द हाउस होल्ड। और फिर नेक्स्ट, नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखो यहां तक की कहानी तो जाहिर सी बात हमको समझ में आई गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद 2 बातें मैं नेक्स्ट टॉपिक कंक्लूड करने से पहले इसको समझाना चाहता हूं। प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट, ये फिर से आपको आगे ये टॉपिक आने लगे हैं, आएंगे। तो प्रोडक्ट मार्केट क्या है, फैक्टर मार्केट क्या है समझना। मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज प्रोडक्ट मार्केट। मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है मार्केट, वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट मार्केट। और मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कहलाती है, फैक्टर मार्केट। ठीक है, अब चलो हम लोग इस मॉडल को और अच्छे से समझते हैं, 2 सेक्टर मॉडल को। ठीक है, ये 2 सेक्टर मॉडल क्या है, ये 2 सेक्टर मॉडल है, पहला है फर्म, पहला कौन है, फर्म है, और दूसरा कौन है, हाउस होल्ड है। फर्म का मतलब क्या हो गया, आप उसे हाउस होल्ड भी कह सकते हो या कंज्यूमर सेक्टर भी कह सकते हो। और फर्म का मतलब क्या हो गया, आप उसे फर्म भी कह सकते हो और प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, बहुत सही। अब देखो एक बात समझना, ये हाउस होल्ड क्या कर रहा है,
ये हम लोग के पास दो एरो है, एक इनर एरो है, एक आउटर एरो है। पहले हम लोग इनर एरो को समझेंगे, ठीक है। इनर एरो क्या है? इनर एरो में हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और फर्म क्या कर रहा है? फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको? हाउस होल्ड को। क्या कहते हैं इसको? याद है? रियल फ्लो और मनी फ्लो। क्या कहते हैं इसको? रियल फ्लो। क्या है ये? रियल फ्लो। ठीक है। दूसरी कहानी क्या है बच्चे? दूसरा, अब जब हाउस होल्ड ने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। किसको? फर्म को। और फर्म ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया। किसको? हाउस होल्ड को। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया, तो एक बात समझना ये है कि ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद फर्म ने क्या किया? फर्म ने फैक्टर पेमेंट किया। क्या किया? हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की और फर्म ने क्या किया? फैक्टर पेमेंट किया। फर्म ने क्या किया? फैक्टर पेमेंट किया। फैक्टर पेमेंट का मतलब जो सर्विसेज उसने अवेल की, उस सर्विसेज के बदले में उसने पेमेंट दी। वो पेमेंट क्या है? वो पेमेंट क्या है? वो पेमेंट क्या है? वो पेमेंट रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। अब एक बात फिर से, फर्म को क्या हुआ? इनकम हुई। फर्म को क्या हुआ? फर्म ने इनकम किया। जब फर्म ने इनकम किया तो वो दोबारा से क्या करेगा? वो दोबारा से शाम को जाएगा और खर्चा कर देगा। क्या करेगा? वो दोबारा से शाम को जाएगा और खर्चा कर देगा। मैंने आपसे अभी कहा कि खर्चा पूरा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। प्रोड्यूसर ने क्या किया? गुड्स प्रोड्यूस किया, हाउस होल्ड को दे दिया। हाउस होल्ड ने क्या किया? चूंकि वो ओनर है और फैक्टर, ठीक है, तो उसने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म ने फैक्टर पेमेंट दे दी और हाउस होल्ड ने क्या किया? जाके खर्चा कर दिया, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड ने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, यानी जो पैसा आया वो पैसा चला गया। और ये फ्लो क्या कहलाया? ये फ्लो कहलाया टू सेक्टर मॉडल। ये फ्लो क्या कहलाया? टू सेक्टर मॉडल बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ठीक है, हम लोग यहां तक समझ गए। इस चैप्टर को अब थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूड करेंगे? एज अ रिजल्ट वी कैन डिराइव द फॉलोइंग इन केस ऑफ आवर सिंपल इकोनॉमी। क्या कह रहा है ये? पहला कह रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। अभी हम लोगों ने अजम्पशन में भी यही चीज़ डिस्कस की थी कि भाई जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, हाउस होल्ड उतना कंज्यूम कर लेगा। प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस करेगा, हाउस होल्ड उतना कंज्यूम कर लेगा। तो भाई पहला क्या नियम निकला? पहला नियम निकला टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या निकला? फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। यानी हाउस होल्ड कहीं और से कमा नहीं रहा है, यानी हाउस होल्ड कहीं और से कमा नहीं रहा है। वो कहां से कमा रहा है? वो कमा रहा है वहीं से जहां से फैक्टर पेमेंट, यानी फर्म जो फैक्टर पेमेंट उसको कर रही है। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट सॉरी इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोला? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज इक्वल टू इनकम ऑफ फर्म। यानी अब भाई जो हाउस होल्ड अर्न कर रहा है तो वो जाके खर्च भी तो कर दे रहा है ना। हाउस होल्ड जो अर्न कर रहा है वो जाके खर्च भी कर रहा है, और हाउस होल्ड जो खर्च कर रहा है बेटा, वही इनकम किसकी हो रही है? फर्म की हो रही है। वही इनकम किसकी हो रही है? फर्म की हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला? कि रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड। क्या बोला? रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड इज इक्वल टू मनी फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी हमारी बात। फिलहाल आज का टॉपिक हमने जो भी पढ़ा वो आपको क्लियर होगा, समझ में आ चुका होगा।
मैं उम्मीद करता हूं आप इसको दोबारा से देखोगे, समझोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हो और हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज भी आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं हमारे अगले वीडियो को आप दोबारा से हमारे अगले वीडियो को आप देखना नहीं भूलोगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलोगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स।